एक दिन मेरे को सैलरी देनी थी, उस दिन मेरे करंट अकाउंट में ₹33 पड़े हुए थे। जोश में आके सबसे पहले अपनी गाड़ी बेच दी और वो मेरी पहली पूँजी बनी। अगर भारत के प्रधानमंत्री आपको मिलने का समय दे सकते हैं, तो शायद आपके प्रोडक्ट में कुछ दम है। शार्क्स ने बोला था बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। कि लास्ट ईयर हमने 25 करोड़ रुपए पे क्लोज़ किया था और इस साल हम लोग 80 करोड़ रुपए की सेल पे क्लोज़ करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मेहता है। मैं जयपुर वॉच कंपनी का फाउंडर हूँ और मैं जयपुर शहर को बिलॉन्ग करता हूँ। जयपुर शहर के अंदर ही मेरी परवरिश हुई है, मेरी स्कूलिंग भी जयपुर शहर में ही हुई है। पर मैंने अपना मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से यूके में, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। मैंने अपने करियर में 2 बिज़नेसेस करे हैं और जयपुर वॉच कंपनी से पहले और उन दोनों बिज़नेसेस में मैं कुछ हद तक असफल रहा था। कुछ महीनों के लिए बॉम्बे में जॉब भी किया था, पर इवेंचुअली परेशान होके कि मेरे से जॉब नहीं हो सकता है, मैंने जॉब छोड़ा 9 महीने के भीतर। फिर मैं वापस जयपुर आया, मैंने खुद का इंश्योरेंस ब्रोकिंग का काम कुछ बहुत थोड़े समय के लिए किया, रियलाइज़ किया कि यहाँ पे वो माहौल नहीं है जो मैं लंदन से एक्सपेक्ट कर रहा था और फिर मैंने उसको क्विट किया। फिर उसके बाद में 2 मित्रों के साथ मिलके एक एंटरटेनमेंट सेंटर जो मॉल्स में होता है, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर, उसका बिज़नेस स्टार्ट किया। वो करीब 4 साल मैंने रन किया, जयपुर में किया था, हमने लुधियाना में किया था, हमने काठमांडू में किया और फिर उसी दौरान ये जर्नी चलते-चलते 2012 का साल आ गया और बचपन से मेरा शौक रहा है पुरानी घड़ियों को इकट्ठे करने का, पुराने सिक्के इकट्ठे करने का, एंटीक्स इकट्ठे करने का और ये मतलब एक नॉन स्टॉप सिलसिला था, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ लाइफ में, मैं घड़ियाँ हमेशा लेता था, मैं सिक्के हमेशा खरीदता था और उसी दौरान 2012 की बात है, मैं अपनी वॉचेस कुछ मैंने नई खरीदी थी, उनको लेके बैठा हुआ था टेबल पे और मेरे को एकदम से पता नहीं क्यों ख़्याल आया, एक सिक्का पड़ा हुआ था टेबल पे जिसपे एक छेद था, जो ब्रिटिश इंडिया का सिक्का था, जिसको 1 पैसा कहते हैं। मुझे ख़्याल आया क्यों ना इस घड़ी को खोल के इस सिक्के को इसके अंदर चिपकाया जाए, क्योंकि इसमें छेद है तो ये आसानी से चिपक जाएगा। मैंने फेविस्टिक का सहारा लिया और उसको चिपकाया उस सिक्के को घड़ी के अंदर और मैं उसको पहनने लग गया। पहनने के बाद 10 दिन के अंदर मेरे को कम से कम 8-9 लोगों ने पूछा कि ये घड़ी आपने कहाँ से ली है? कितने की है ये घड़ी? तो मैंने उनको बताया ये मैंने बनाई है। तो लोगों ने मुझे बोला आप हमारे लिए बना सकते हैं क्या? तो तब मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना इसको ही मैं अपना व्यापार बना लूँ और ये बात है 2012 की और आज इस बात को 14 साल हो गए हैं। तब एक निश्चय किया था कि मैं अपनी खुद की घड़ी बनाऊँगा और एक पैशन प्रोजेक्ट था, वो कब व्यापार में बदल गया मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ। मैंने ना ज़्यादा मार्केट रिसर्च करी थी कि इंडिया में घड़ियों का कैसा बाज़ार है, ना मुझे पता था कि इंडिया में कोई माइक्रो ब्रांड्स जो कि छोटी ब्रांड्स कहलाती है, उनके लिए कोई स्कोप है। फिर भी मैं इसमें कूद पड़ा क्योंकि मेरा पैशन था और मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया, ₹1 के चांदी के सिक्के से घड़ी लॉन्च करी। कंपनी का नाम रखा जयपुर वॉच कंपनी क्योंकि जयपुर शहर से आता हूँ मैं और जयपुर शहर की लेगेसी मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, चाहे वो जयपुर का आर्किटेक्चर हो, चाहे जयपुर की हिस्ट्री हो, चाहे जयपुर का कल्चर हो, तो उससे बहुत हेवीली इंस्पायर्ड था मैं और मैंने जयपुर वॉच कंपनी की नींव रखी 2013 में। उस समय मेरे पास 2 एम्प्लॉयी थे, जो मेरे पुराने बिज़नेस के ही लोग थे, जिनको मैंने साथ में जोड़ा। फिर बाद में एक मेरे स्कूल के जूनियर थे, वो मेरे साथ जुड़ गए। तो इस तरह से एक छोटी-सी 3 लोगों की कंपनी एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट से स्टार्ट करने का प्लान बनाया गया। कंपनी स्टार्ट करने से पहले हमेशा धन की आवश्यकता होती है, तो मैं सबसे पहले अपने फ़ादर के पास गया, मैंने कहा कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए इसमें। तो क्योंकि एक फ़ादर की नेचर होती है, वो प्रोटेक्टिव होते हैं। उनका ये कहना था कि ये बहुत रिस्की बिज़नेस है और मैं सजेस्ट नहीं करूँगा तुम ऐसा कुछ काम करो। तुम कुछ ऐसा करो जो सेफ हो, जिससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। क्योंकि भारत में ब्रांड बनाना, वो भी घड़ी जैसी कैटेगरी में, बहुत ही रिस्की है। उनका कहना भी सही था, पर उस समय थोड़ा यंग था, पैशन सर पे सवार था, तो मैंने कहा नहीं मैं तो ये करूँगा ही करूँगा। तो मैंने जोश में आके सबसे पहले अपनी गाड़ी बेच दी और वो मेरी पहली पूँजी बनी।
फिर रियलाइज़ किया कि पैसों की और कमी है, कुछ पैसे चाहिए, तो बचपन के फ्रेंड है, उनके पास गया। मैंने कहा कि आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने बेहिचक होके बोला कि कितने रुपए चाहिए तुझे, मैं तेरे को दूँगा, बिकॉज़ मुझे तुझ पे भरोसा है। तो लाइफ में शायद आपको एक जना हमेशा चाहिए होता है जो आपके पहले आइडिया या कंसेप्ट को एक्नॉलेज करे और बोले कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ। तो ये जो एक वैलिडेशन मिलता है, शायद यही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए। पैसों से ज़्यादा उनका वैलिडेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। उन्होंने मुझे वैलिडेट किया, विशाल नाम है उनका, और उसके बाद में उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने गाड़ी बेची, वहाँ से कुछ पैसे आए और एक कलेक्शन लॉन्च करा, कैसे-तैसे करके 300 घड़ियाँ बनाई और जोश-जोश में बना ली। उसके बाद में रियलाइज़ किया कि अब बना तो ली, अब इनको बेचेंगे कहाँ पे? क्योंकि मार्केट रिसर्च नहीं थी, पैशन ज़्यादा फ़ोकस था कि प्रोडक्ट बिल्ड करना है। प्रोडक्ट बिल्ड हो गया, प्रोडक्ट हाथ में है, उसके बाद में रियलाइज़ किया कि अब इसको बेचेंगे कहाँ पे? ये उस ज़माने की बात है जब भारत में इंस्टाग्राम एक्ज़िस्ट नहीं करता था। ये उस ज़माने की बात है जब D2C का कल्चर नहीं था कि आप वेबसाइट बनाइए, एड्स रन करिए और आप जल्दी अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएँगे। ये वो ज़माना था जब भारत में माइक्रो ब्रांड्स का कोई कांसेप्ट नहीं था, हम पहली माइक्रो ब्रांड थे भारत से। एक नॉर्मल बिज़नेसमैन की सोच होती है कि मैंने घड़ी बनाई है तो घड़ियों की दुकान पे जाके बेचूँगा। तो मैं नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट हर डीलर के पास गया जो घड़ियों का व्यापार करते हैं, मल्टी वॉच ब्रांड रिटेलर जिनको कहते हैं। अ, एक को छोड़ के सबने मुझे मना किया। सबने बोला कि भारत में इसका पोटेंशियल नहीं है, इंडियन घड़ी कैसे महँगी हो सकती है? इंडियन घड़ी को हम कैसे रख सकते हैं किसी विदेशी घड़ी के बगल में? आप हमें क्या सेलिब्रिटी का मार्केटिंग सपोर्ट देंगे? आप हमको एंडोर्समेंट के लिए क्या सपोर्ट देंगे? मेरे पास ना पैसे थे, ना मेरे पास कोई सेलिब्रिटी था। बट मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था वो बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया था। उस ज़माने में मैंने घड़ी की कीमत रखी थी ₹23,000। मुझे लोगों ने बोला कि भारत में जो घड़ी बनती है, वो 10,000 के नीचे ही हो सकती है। आप ₹23,000 की घड़ी भारत से नहीं बना के बेच सकते हैं। सब लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, सबने मुझे मना किया। पर बैक टू ड्राइंग बोर्ड, फेसबुक चलता था उस समय। फेसबुक पे हमने एड्स रन करने की सोची। उस समय बड़ा सिंपल होता था एड्स रन करना, आज की तरह बिज़नेस मैनेजर और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो बूस्ट करते थे, पेज के प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ आता था बूस्ट एंड टारगेट योर ऑडियंस। तो हमने वहां से पहला बूस्ट किया, कुछ ₹1200 डाले होंगे शायद मैंने बूस्ट करने के लिए, और डेली शेयर को चुना बूस्ट करने के लिए। तो एक सज्जन है, मनीष मौर्य जी नाम है उनका, दिल्ली में रहते हैं। उनकी नज़र पड़ी उस ऐड पे। उन्होंने बोला कि मेरे को कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि मोबाइल नंबर मेरा ही था उस समय, एक ही एम्प्लॉयी कंपनी में, सब कुछ मैं ही करता था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला मुझे आपके प्रोडक्ट की फ़ोटो बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे आपका ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो मैंने बोला बताइए? तो बोले कि कितनी प्राइस है? मैंने कहा ₹23,000। बोले बहुत सस्ता है, आप मुझे 2 प्रोडक्ट भेजिए। तो मैंने अपनी लाइफ़ की पहली सेल करी, 2 प्रोडक्ट उनको बेचे। और इस पूरे प्रोसेस में मेरे को, आप मानिए, करीब 6-8 महीने लग गए थे, प्रोडक्ट आने से लेके पहली सेल। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड होता है ये। और पहली सेल हुई, उनको पसंद आया, उन्होंने बाद में बहुत घड़ियाँ खरीदी। इनफैक्ट आज की डेट में मेरे बहुत नज़दीकी मित्र है वो, पारिवारिक मित्र है मेरे वो। और ये एक रिलेशनशिप उनके साथ बन गया। फिर मैंने सोचा कि ये अच्छा तरीका है, अब इस बार अपन बॉम्बे में बूस्ट करके देखते हैं, क्या पता बॉम्बे से ऑर्डर आ जाए। तो नेक्स्ट डे हमने बॉम्बे में बूस्ट किया उसी पोस्ट को, और वहाँ से एक सज्जन का फ़ोन आया मेरे पास, विवेक गुप्ता नाम है उनका, कि मेरा नाम विवेक गुप्ता है, मेरा एक स्टोर है बॉम्बे में द बिग डोर करके, जहाँ पे मैं फैंटास्टिक इंडियन आर्ट, चांदी का सामान, पेंटिंग्स, इंडियन कल्चर से रिलेटेड लग्ज़री सामान बेचता हूँ। नया कांसेप्ट था। बॉम्बे में पाली हिल में उनका एक 22,000 स्क्वायर फीट का स्टोर था। उन्होंने मुझे बोला कि आप बॉम्बे आइए, मुझसे मिलिए। तो मैंने, थोड़ी झिझक थी क्योंकि पहली बार हो रहा था मेरे साथ में, किसी ने रीच आउट किया था रिटेल के लिए, इतने सारे रिजेक्शन के बाद में। तो मैंने कहा कि सर, जब मैं बॉम्बे आऊँगा तो आपसे मिलूँगा आके। तो उन्होंने बोला आपको धंधा करना नहीं आता है, मैं कल जयपुर आ रहा हूँ, मैं आपके पास आके आपसे समझूँगा और आपके प्रोडक्ट लेके जाऊँगा। मैंने कहा बिल्कुल आइए। नेक्स्ट डे वो एक्चुअली में बॉम्बे से जयपुर आ गए अपनी वाइफ के साथ में। उन्होंने प्रोडक्ट्स देखे, बड़ा एप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला कि इनको मैं लॉन्च करूँगा बॉम्बे में।
मैंने कहा विवेक जी आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, मेरे पास ना पैसे हैं लॉन्च के, ना मेरे पास इवेंट के पैसे हैं, ना ऐड के पैसे हैं। बस जो मेरी पूँजी थी वो इस प्रोडक्ट में लगी हुई है। उन्होंने बोला आप चिंता मत करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। उन्होंने बॉम्बे टाइम्स में पेपर में एक ऐड दिया बड़ा-सा, इंट्रोड्यूसिंग जयपुर वॉच कंपनी। उन्होंने 2 दिन का एक इवेंट रखा जिसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को बुलाया और वहाँ से हमारी जर्नी शुरुआत हुई। तो कहते हैं कि ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं तो भगवान किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेजता है। तो शायद विवेक मेरी लाइफ में वो आदमी थे जो मेरी मदद के लिए आए थे। आज भी मेरे वो बहुत नज़दीकी मित्र है। कुछ भी समस्या होती है लाइफ में मैं उनसे पहले डिस्कस करता हूँ। तो विवेक जी ने मेरे को एक लॉन्च पैड दिया जहाँ से थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन आया। अ, 21 जून 2014 आ गया ये सब प्रोसेस चलते-चलते-चलते और 21 जून 2014 को मेरी पहली लाइफ की मीडिया कवरेज आई थी बिज़नेस स्टैंडर्ड में हाफ पेज पैन इंडिया। वो पहला मौका था जब दुनिया ने जयपुर वॉच कंपनी को देखा थोड़ा बहुत। मतलब उसके बाद भी कई साल लगे मुझे खुद को एक नाम कमाने में बट फिर भी वो एक पहला मौका था जब मुझे एक मीडिया कवरेज मिली। मैंने रियलाइज़ किया कि मीडिया की पावर क्या होती है, ब्रांड बनाना इज़ नॉट अ ईज़ी प्रोसेस और मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विवेक जी के यहाँ काम चालू तो हो गया पर धीरे-धीरे चल रहा था। मतलब महीने की 4 घड़ी बिकती थी, 5 घड़ी बिकती थी। तो ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था लाइफ में जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था। मतलब मेरे जो साथ वाले थे, जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, बैचमेट्स थे, वो अपनी लाइफ में जब तक काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। क्योंकि अ, उम्र भी थी, लोग अपने बिज़नेस में सेटल हो गए थे, जॉब्स में सेटल हो गए थे, पर मैं स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि मेरे को इसी बिज़नेस को करना था, मेरा पैशन था, मेरा प्यार था ये और मैं फिर भी लगा रहा इस बिज़नेस में और मतलब स्थितियाँ यहाँ तक खराब थी कि अ, एक दिन मेरे को सैलरी देनी थी, उस दिन मेरे करंट अकाउंट में ₹33 पड़े हुए थे। लकीली उस दिन एक सेल हो गई, पैसे आ गए तो नेक्स्ट डे सैलरी दे पाया। वाइफ का मोबाइल रिचार्ज नहीं करवा पाता था, पेरेंट्स की तरफ देखना पड़ता था। बस कम से कम ये सपोर्ट था कि एक घर था, पिताजी का दिया हुआ, खाना मिल जाता था, गाड़ी में पेट्रोल भर देते थे। तो कम से कम उस वजह से ज़िंदगी चल रही थी बट लग्ज़री नहीं थी लाइफ में, ना कोई कम्फर्ट थी लाइफ में। और पर्सनल लेवल पे मैं खुद बहुत परेशान था क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी उस समय। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि हम ना कोई शॉपिंग कर सकते हैं, ना हम कोई हॉलिडे कर सकते हैं कुछ साल तक, जब तक मैं इसको एक ढंग का बिज़नेस नहीं बना लेता। बहुत पेशेंट थी वो, उन्होंने सुना, उन्होंने समझा और उन्होंने कंप्लेन नहीं करी। मतलब जैसे-तैसे करके हम मैनेज कर रहे थे। तो विवेक जी के यहाँ पे हमारी घड़ियाँ बिक रही थी बिग डोर पे। उसके बाद में मेरी एक सज्जन से मुलाकात हुई जो पीआर और मीडिया में थे, वॉरेन नाम है उनका। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि ऐसे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको रिटेल पॉइंट बनाने पड़ेंगे। क्योंकि उस समय भी डी2सी का कल्चर नहीं आया था कि आप वेबसाइट बना के प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आप क्यों ना ताज होटल की जो शॉप्स होती है खजाना और ओबरॉय होटल की जो शॉप होती है तिजोरी, वहाँ पे पिच करके देखिए बिकॉज़ इट्स अ लग्ज़री इंडियन प्रोडक्ट और वो लोग भी वही बेचते हैं। मैं बड़ा डरा-डरा वहाँ गया। सबसे पहली मीटिंग ताज होटल में हुई। उन्होंने प्रोडक्ट देखे, उनके हेड मर्चेंडाइज़र उस समय थे मनीष कक्कड़ जी, उन्होंने प्रोडक्ट देखे और उनको इतने पसंद आए, उन्होंने बोला कि मैं आपको 12 ताज होटल दे रहा हूँ आज। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको बस प्रोडक्ट रखने हैं, जब बिकेगा आपको पैसे मिल जाएँगे। मेरी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट था वो कि मुझे एक दिन में 12 ताज होटल, ऐसे होटल जिनके अंदर मैं शायद खुद जा भी नहीं सकता था, वहाँ पे मेरी घड़ियाँ बिकनी चालू हो गई। सो मेरे लिए एक बहुत खुशी का मोमेंट था वो। उस कॉन्फिडेंस से मैं फिर ओबरॉय होटल गया, हमने उनको पिच किया, हमने कहा कि जब ताज बेच रहा है तो आप भी बेच सकते हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट में उनको दम लगा, उन्होंने बोला हम भी इसको बेचेंगे। और ताज होटल, ओबरॉय होटल और विवेक जी की दुकान, इसके अलावा मेरे पास कोई रिटेल पॉइंट नहीं थे बट इससे कम से कम लाइफ थोड़ी-सी बेटर होनी चालू हुई। ये फ़ेज़ चल रहा था बट इस फ़ेज़ में मैंने हार नहीं मानी। मैं नए प्रोडक्ट पे काम करता था क्योंकि मुझे वॉच डिज़ाइनिंग में बहुत मज़ा आता है। मैं नए प्रोडक्ट बनाता था, चाहे साल में 1 या 2 कलेक्शन ही लॉन्च कर पाता था उस समय क्योंकि एक बिकता था कलेक्शन, उसके पैसों से दूसरा कलेक्शन लॉन्च होता था। तो हमको बहुत सेफ प्ले करना पड़ता था कि अगर ये फ़ेल हो गया तो हमारी कंपनी कल बंद हो जाएगी, इस डर से। बट चल रहा था बिज़नेस, धीरे-धीरे चल रहा था। मतलब
इस प्रोसेस को करते-करते मेरे को 9 साल बीत गए। 9 साल एक लाइन में बोल दिया मैंने, बट ये आसान पीरियड नहीं होता है। आदमी की ज़िंदगी के 9 साल आप एक बिज़नेस में दे रहे हैं जिसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखती है, तो आप टूट जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, मैं कई बार ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन था। मेरे एक फ्रेंड रहते हैं दुबई में, अनुराग नाम है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार नहीं हो रहा मुझसे, मुझे प्लीज़ दुबई में जॉब दिलवा दे इंश्योरेंस में वापस से। पर उन्होंने भी मुझे समझाया कि ट्राई फॉर फ्यू ईयर्स, क्या पता शायद कुछ और चेंज हो जाए। बट वॉचेस का पैशन था, वॉचेस का प्यार था, शायद मैं कंटिन्यू करता रहा जैसे-तैसे करके। कभी किसी से फ्रेंड ने हेल्प करी, कभी कुछ सेल हो गई थोड़ी बहुत, जैसे-तैसे करके आई मैनेज्ड। 9 इयर्स निकाले मैंने। 9 साल बाद मैंने फाइनली 1 करोड़ रुपए की एनुअल सेल अचीव करी। उस समय तक मेरा एक भी खुद का स्टोर नहीं था। D2C पे भी हम जस्ट स्टार्ट हुए थे। भारत का सबसे नामी मॉल है सेलेक्ट सिटी वॉक, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि आप आइए हमारे यहाँ पे दुकान खोलिए। और वो मेरी पहली शॉप थी जो आज भी चल रही है। सिर्फ 100 फुट की दुकान है वो, और आज तक वही दुकान हमने मेंटेन कर रखी है। और वो आज भी मेरी बेस्ट सेलिंग शॉप है। 100 फुट की वो एक छोटी सी जो दुकान है, उसके बाद में वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, असली जर्नी। और 1 करोड़ की सेल हुई, उसके बाद में 3 करोड़ की, फिर 6 करोड़ की, फिर 10 करोड़, फिर 25 करोड़, और आज हम लोग 80 करोड़ की सेल करेंगे इस साल। पर बात यह है कि मैं इतने साल पेशेंटली टिका रहा, मैंने गिव अप नहीं किया। और शायद मैं मतलब यूथ को भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, एंड अगर आप में परसुएशन पावर है और आप लगे हुए हैं, तो शायद आप में कहीं ना कहीं आप बना ही लेंगे, अगर आप ईमानदार है अपने बिजनेस के प्रति। इस पूरी जर्नी के दौरान, शार्क टैंक से लेके आज की जर्नी के दौरान, मेरी लाइफ में कई मॉन्यूमेंटल मोमेंट्स भी आए। सबसे अहम मोमेंट आया मेरे पास में 2019 के आसपास, जब मेरे को मौका मिला भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का। अ, हमारे एक पुराने कस्टमर है सतपाल महाराज जी, वो मेरे को बोले कि आप बहुत अच्छी घड़ियां बनाते हैं गौरव जी, आपको मोदी जी को दिखाना चाहिए, वो मेक इन इंडिया के चैंपियन है मोदी जी। तो मैंने कहा मेरे को अगर जरूर मौका मिलेगा तो मैं चलूंगा। तो वो फाइनली मेरे को लेके गए मोदी जी से, उन्होंने मुझे मिलवाया। एंड उनसे मिलने के बाद में एक मेरे में नया कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अगर भारत के प्रधानमंत्री आपको मिलने का समय दे सकते हैं, तो आप शायद आपके प्रोडक्ट में कुछ दम है और आप मिलके कुछ बना सकते हैं। उस कॉन्फिडेंस को लेके मैं चला। बहुत सेलिब्रिटीज ने मुझे प्यार दिया। मतलब इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एड शीरन इंडिया आए, उन्होंने हमारी घड़ी पहनी। कई फिल्म स्टार्स के साथ में हमने कोलैब भी किया, कई फिल्म स्टार्स ने हमारी घड़ियां खरीदी, कई क्रिकेटर्स ने हमारी घड़ियां खरीदी। इस जर्नी के दौरान मैं, लिस्ट बहुत लंबी, बहुत सेलिब्रिटीज से मुझे मिलने का मौका हुआ 1 to 1, और सबने मेरे प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया। बिजनेस को हमारे नई पहचान मिली, ये आप कह सकते हैं। 10 करोड़ तक का बिजनेस तो हमने खुद बनाया, बट बात है पिछले साल नवंबर की। मेरे पास में मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, वो बोले कि शायद मोदी जी ने आपकी घड़ी पहनी हुई है। अब आप देखिएगा, मैं मोदी जी से मिला था 2019 में, और ये बात है 2025 की। उस समय मेरे पास वो घड़ी थी भी नहीं जो मोदी जी ने पहनी हुई थी। उस 2025 की बात कर रहा हूं मैं। तो 2025 में उन्होंने मुझे बोला कि आप चेक करिए, शायद ये आपकी घड़ी है। मैंने कहा यार आई नीड टू बी श्योर, बिकॉज मैं अनाउंस नहीं कर सकता जब तक मेरे को पक्का यकीन नहीं हो। तो मैं पीएम इंडिया गैलरी की वेबसाइट पे गया, जहाँ पे उनकी डेली फोटोज अपलोड होती है। वहां मैंने ब्राउज किया, देखा, और रियलाइज किया कि हाँ, ये मेरी घड़ी है। वो हमारे लिए एक मॉन्यूमेंटल मोमेंट था। वो वायरल गई घड़ी, इंस्टाग्राम पे वायरल गई, प्रिंट मीडिया में वायरल गई, टीवी मीडिया पे मैंने इंटरव्यूज दिए, कई टीवी शोज ने मुझे बुलाया, और शायद वहां से हमारी लाइफ चेंज होनी चालू हो गई। हम लोगों ने उसके बाद में ये रियलाइज किया कि हमारे प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, बस खाली लोगों को देखने की जरूरत थी। आज की डेट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिसे बाग वॉच कहते हैं, 1,000 से ज्यादा लोग वेट लिस्ट में है फॉर वन सिंगल वॉच। हमने बहुत सारे स्टोर्स खोले हैं आज की डेट में इंडिया में,
क्योंकि हमने ये रियलाइज़ कर लिया था कि कोई डीलर हमको सपोर्ट नहीं करेगा, हमें खुद के दम पे आगे बढ़ना है। तो जयपुर वॉच कंपनी की मोनो स्टोर्स आज पूरी इंडिया में मौजूद है। हमारे 19 स्टोर अभी अक्रॉस इंडिया लाइव है और हमारा एक इंटरनेशनल स्टोर भी ओपन होने वाला है। तो जो एक समय था जब लोग बोलते थे कि भारत में अच्छी घड़ी नहीं बन सकती है, आज उसी भारत से भारत की कहानियों की बनी हुई घड़ियां आज विदेश तक जाने वाली है। आज हम जो घड़ियां बनाते हैं भारत के कल्चर से जुड़ी हुई है, भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है और भारत की हिस्ट्री को समेटे हुए है। इंडियन कल्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हमारी घड़ियां है। हम कॉइन वॉचेस बनाते हैं, हैंड पेंटेड वॉचेस बनाते हैं, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स की वॉचेस बनाते हैं। तो हमारी वॉचेस में शुरू से एक अलग आइडेंटिटी रही है और उसी आइडेंटिटी को मैंने पिछले 13 साल से मेंटेन रखा है। कभी भी आइडेंटिटी को डाइल्यूट नहीं होने दिया ये सोच के कि शायद हमें भी विदेशी ब्रांड की कॉपी करनी चाहिए और हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो अगर आप ऑनेस्टली अपने इंटेंशन के साथ में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपको लाइफ में जरूर मिलती है। जब शार्क टैंक में मेरे को जाने का मौका मिला तो मेरे को बहुत उम्मीद थी कि हमने बहुत तैयारी भी करी, खूब हमने जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे वो खर्च भी करे हमारे कि हम किसी तरह से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सके शार्क टैंक में। मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी, मैंने खूब मेहनत करी। और जब शार्क टैंक पे मेरे को एक नेशनल लेवल पे रिजेक्शन मिला तो मैं बहुत दिनों तक दुखी था। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते जिस लेवल ऑफ दुख से मैं गुजरा था, क्योंकि लोग मजाक बना रहे थे, मीम बना रहे थे, सोशल मीडिया पे लोग कमेंट्स कर रहे थे। बस खाली एक चीज जो अच्छी उस दौरान हुई थी हमारे साथ में वो ये हुई थी कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत तारीफ करी थी शार्क्स ने। शार्क्स ने बोला था बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो जब ये पूरा पीरियड चल रहा था ऑलमोस्ट 5 दिन तक तो मेरे को समझ में भी नहीं आया हुआ क्या मेरे साथ में। 5 दिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये मौका है, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो लाइन उन्होंने बोली थी कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इसको हमको हाईलाइट करना चाहिए। और वो एक लाइन को हमने यूज करके शायद हमने इतनी मार्केटिंग करी कि उसकी वजह से लोगों को फाइनली रियलाइज हुआ कि हमारे प्रोडक्ट्स में दम है। खाली हमारे पास विजिबिलिटी नहीं है, हमारे पास स्टोर्स नहीं है, हमारे पास नंबर्स नहीं है। इसी रीजन से हमको शार्क्स ने रिजेक्ट किया था। बाकी प्रोडक्ट में कहीं पे कोई कमी नहीं है। और वो मौका मैंने भुनाया और उस मौके को मैंने 1 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए की सेल में कन्वर्ट किया। 2019 में जब मैं मोदी जी से मिला तो मैंने उनको एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जब उन्होंने नए-नए वो भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनिशिएट किया था। तो मैं उसके तहत उनको मिलके मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक घड़ी दिखाई कि सर ये हम मेक इन इंडिया में ये इस तरह की वर्ल्ड क्लास वॉचेस बना रहे हैं। उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया, बहुत इनक्विजिटिवली उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे मुझसे और उसके बाद में मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। उस घड़ी का उन्होंने कभी उपयोग भी नहीं किया। पर 2025 में उन्होंने जो घड़ी पहनी बाग वॉच, वो हमने 2022 में लॉन्च करी थी। और वो घड़ी हमने इसलिए लॉन्च करी थी क्योंकि उसपे 1947 का सिक्का बना हुआ था और हमने 15 अगस्त 1922 को 2022 को लॉन्च करी थी वो घड़ी। क्योंकि उस घड़ी पे एक सिक्का बना हुआ था जिसके ऊपर शेर था जो मेक इन इंडिया लोगो से सिमिलर है और उसपे 1947 लिखा हुआ था, जो हमारे लिए एक बहुत स्पेशल ईयर है। तो वो घड़ी 2022 से हमारी बेस्ट सेलर तो थी ही, पर मेरे को कभी ऐसा नॉलेज में नहीं आया कि ये घड़ी एक दिन प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएगी। हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था जब हमको पता चला कि हमारी घड़ी का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और वो एक मोमेंट था जब मैंने रियलाइज किया कि अगर आप भारत में ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आप मेक इन इंडिया मूवमेंट के तहत गवर्नमेंट का सहयोग कर रहे हैं, एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इंडिया से, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, तब आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो ऊपर से मिलेगा। शीर्ष नेतृत्व से आपको सपोर्ट मिलेगा, जो शायद बहुत ही रेयर होता है दुनिया में। और हमको वो मिला है। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि मेक इन इंडिया के तहत जो भी ब्रांड्स काम कर रही है उन सबको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। लाइफ में बहुत लो फेज देखे जब मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा था, क्योंकि लिमिटेड सेल होती थी, लिमिटेड पैसे होते थे, 3 एम्प्लॉयज थे मेरे पास में, पर तीनों को भी सैलरी तो देनी पड़ती थी। और बात एक ऐसी है कि मेरे पास में सैलरी देने का समय आ गया था। 5 तारीख के आसपास की बात है, महीने की शुरुआत की। और मेरे करंट अकाउंट में उस समय 33 रुपीज पड़े हुए थे, 33 रुपए।
और मेरे को करीब-करीब 60-70 हज़ार रुपए की सैलरी देनी थी। तो मैं बड़ा टेंशन में था, मैंने कहा ये पैसे कहाँ से लाऊँगा क्योंकि सैलरी तो देनी है चाहे कुछ भी हो जाए और कोई सोर्स नहीं दिख रहा था पैसे देने का। उस समय उस शाम लकीली मेरे पास में एक कस्टमर थे हैदराबाद से, उनका फ़ोन आया, बोले मेरे को 3 घड़ियाँ चाहिए आज के आज। और मैंने कहा ये तो भगवान ने मेरी मदद करी है क्योंकि वो 3 घड़ी के जो उन्होंने मुझे पैसे भेजे उससे मैं सैलरी पे कर पाया था। और ऐसी टफ सिचुएशंस कई बार आई है लाइफ में। कि लास्ट ईयर हमने 25 करोड़ रुपए पे क्लोज़ किया था और इस साल हम लोग 80 करोड़ रुपए की सेल पे क्लोज़ करने वाले हैं बिज़नेस को। एक सब्सटैंशियल ग्रोथ है। ये दिखाता है कि भारत में आज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का चलन चला है। जो नई जनरेशन है, वो लेबल्स के बियॉन्ड जाके जो प्रोडक्ट्स जिनमें रियल स्टोरी है, उनकी तरफ आकर्षित हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत लोनली होती है। अम, लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है कि आप बिज़नेसमैन हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। पर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत लोनली होती है, आप अकेले होते हैं, आपको सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं और क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर था, तो मैंने बहुत सारे गलत डिसीज़न भी लिए कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था और खुद की गलतियों से ही मैंने सीखा है। आपकी लाइफ़ में हाइज़ भी आते हैं, जब आप सेलिब्रेट करते हैं, बट जब लोज़ आते हैं, तब आप अकेले होते हैं। और उन लोज़ से ओवरकम करने का एक ही तरीका होता है, आपका अपने बिज़नेस के प्रति जो प्यार होता है, कि मुझे कैसे भी करके इस बिज़नेस को बचाना है, इस बिज़नेस को चलाना है। बिज़नेस होता है आपकी एक संतान की तरह और आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं और शायद यही मोटिवेशन थी जिसने मुझे इतने साल चलाया।